हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का ये मैथ, जिसमें हमने 3 वीडियो कर दी थी कंप्लीट और ये वीडियो नंबर है 4। अगर सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर होगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 4 तक करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर कराते हैं हम 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है, कह रहा है कि जाँच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 क्या दिया है कि जांच कीजिए क्या एक प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप इसमें ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को थ्योरेटिकल के थ्रू ही क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो जैसे सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे इसमें कि 6 की पावर n, जो 6 की पावर n क्या है का लिखेंगे, आंसर में डालेंगे 6 की पावर n क्या है, एक अभाज्य गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा कि 2 × 3 की पावर n है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा कि 2 × 3, देखो 2 × 6 और पावर n ऐसे आगे है ना। जबकि लिखता हूं मैं, जबकि कोई प्राकृत संख्या है ना, जो शून्य पर समाप्त होती है, जो शून्य पर समाप्त होती है, ये हेडलाइन लिखनी है। जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों? तो उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 5 की पावर n है, 2 पंजे 10। अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 पंजे 10 के रूप में प्राप्त होती है ना। ये लिख देते हैं हम के रूप में प्राप्त होती है ना। फिर लिखेंगे अतः जो 6 की पावर n है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी है ना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, तो थ्योरी के थ्रू ही क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर चल रहे थे है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और मैं इसको कर दूं रफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास है कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या भाज्य संख्याएं हैं और क्यों। ये है क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और है ना 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है ना, संख्याएं हैं क्यों। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, क्यों है क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं दोस्तों। हमसे पूछ रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। तो भाई इसलिए है क्योंकि हम इस क्वेश्चन को ना मान लेंगे, माना a बराबर मान लेंगे, a की वैल्यू कितनी जाएगी, तो 7 × 11 × 13 + 13। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम 13 ले लेंगे कॉमन, 13 ले लेंगे कॉमन। जैसे ही मैं 13 कॉमन लूंगा दोस्तों तो यहाँ क्या बचेगा 7 × 13
11 गुणा 1 और प्लस 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ? तो बिल्कुल जी आ जाएगा। अब देखो ये बराबर का मैं चिन्ह लगा लेता हूँ, तो 13 और ये देखो 11 सत्ते 77 और प्लस 1, 11 सत्ते 77 और प्लस 1, तो दोस्तों ये कितना हुआ? तो ये हो गया 78। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए? दो गुणनखंड क्या आ गए? 13 इंटू 78। इसी प्रकार से मैं पुनः मान लूंगा, पुनः माना क्या मान लेंगे कि b बराबर क्या दे रखा है? b दे रखा है 6 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 है ना। तो इसमें क्या कर लूंगा मैं? 5 को ले लूंगा दोस्तों कॉमन। जैसे 5 को कॉमन लूंगा तो ये 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, क्योंकि ये 5 तो कॉमन आ गया और 5 ही क्या ना 5 प्लस 1 है ना। तो b बराबर हो जाएगा 5 7 छंग 42, देखो 7 छंग 42 इंटू में 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस 1 है ना। अब 42 7 छंग 42 और 4 तिया 12 दूनी 24, 42 की और 24 की अगर मैं आपस में गुणा करूं तो 42 इंटू 24 की गुणा कितनी होगी? तो 4 दूनी 8 और 4 छक 16, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और देखो 4 दूनी 8, तो देखो 8 और ये कितना आ गया 10, हाथ से लगा 1 और ये हो गया 10, कितना हो गया दोस्तों? 1000। 5 इंटू ये कितना आ गया? 1 इकाई नहाई सैकड़ा हज़ार, 1008 और प्लस 1 ये दोस्तों ये दे रखा है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुणा 1009 है ना। तो दो गुणनखंड हो जाएंगे b के कितने? 5 गुणा 1009, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैं रीड करके बता दे रहा हूँ, आप बुक से नोट कर लीजिएगा है ना, क्योंकि क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल। तो क्वेश्चन नंबर देखो अगला मैं रफ कर देता हूँ, आप क्या लिखते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? एक वृत्ताकार दोस्तों क्या है? एक पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है 7। देखो सोनिया को एक चक्कर, मैं अब सॉल्यूशन में लिखता हूँ और आंसर इसमें लिखता हूँ कि सोनिया को दिया है, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दिया है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय है ना, लगाने में लगा समय, कुल लगा समय, तो दोस्तों कितना है ये? तो ये दे रखा है, कह रहा है कि 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 18 मिनट। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आगे कह रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा कुल समय है ना, कितना दोस्तों? 12 मिनट। 12 मिनट दिया रखा है इसमें है ना, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही स्थान से और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ही दिशा में जाएं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और ये क्वेश्चन पूछे कि पुनः कितने मिनट बाद या कितने समय बाद एक क्या मिलेंगे? एक ही जगह पर मिलेंगे, तो क्या निकाल देंगे दोस्तों? उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। तो पहले मैं क्या निकाल दूं कि 18 और 12 का HCF निकालूं। क्या निकालूं दोस्तों? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। जैसे मैं HCF निकालूंगा तो HCF क्या निकालते हैं? 18 के फैक्टर कर लेंगे, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 ही का ना 3। इसी प्रकार 12 के फैक्टर कर लेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 ही का ना 3। तो देखो ये 18 है, तो 18 के फैक्टर कितने हुए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। इसी प्रकार 12 के फैक्टर कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। अब देखो लास्ट से दूसरा क्या है? 3 है, इसमें भी लास्ट से दूसरा क्या है? 3 है, तो ये क्या बन गया? एक जोड़ा बन गया, पेयर। तो इसका HCF है ना, और देखो एक पहला पेयर बन रहा है, तो जो पेयर जोड़ा बनता है वही उसका क्या होता है? HCF। तो HCF कितना हुआ? 2 गुणा 3, तो HCF कितना हुआ दोस्तों? HCF हो गया 6। इसका क्या आ गया? HCF 6 आ गया। अब मैं इसका LCM निकालूं तो LCM क्या होगा? तो LCM होता है दोस्तों, हमने बताया HCF दे रखा हो तो पहली
संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे में HCF। अब देखो पहली संख्या कितनी है तो 18, दूसरी संख्या कितनी है 12, HCF कितना आया 6, तो LCM निकाल देंगे आप। तो LCM बराबर देखो 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, तो उसका LCM कितना आ गया 36। तो लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद पुनः वे दोनों उसी स्थान पर है ना, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिखेंगे कि 36 मिनट बाद पुनः वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए तो उसका क्या निकाल दें दोस्तों, पहले HCF निकालें और फिर क्या निकाल लें LCM निकाल लें। जो LCM आ जाएगा वही क्या होगा उसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 मिनट बाद। अब एक्सरसाइज फर्स्ट नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर क्या लेंगे 1.2 पर, मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब 1.2 पर क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 1.2 का क्वेश्चन क्या है, तो 1.2 वाले क्वेश्चन इससे भी सरल है भाई, जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है। तो 1.2 पर, अब 1.2 पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर डाल देंगे दोस्तों, एक्सरसाइज है ना, ये मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज नंबर क्या होगी 1.2। अब क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करते हैं, तो हम क्या करना है प्रूफ कर रहे हैं, सिद्ध करना है। तो प्रूफ कर देते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो सिद्ध कीजिए ये एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे हम लिखेंगे आपको वही लाइनें याद करके लिखनी है, बिल्कुल जैसे कि शुरू में लिखना ही पड़ता है, एकदम अपोजिट मानेंगे। पहले ही अपरिमेय संख्या है तो हम क्या कर लेंगे, अब हमें ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो मैं इसको अपोजिट मान लेता हूँ, उल्टा मान लेता हूँ, लिखता हूँ कि माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो हमने लिखा कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो मैंने ये लिखा है कि माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर क्या लिख लूं मैं P/Q, और चूंकि Q बराबर नहीं है 0 के। अब दोस्तों Q, ये लाइन क्यों लिखी गई है कि Q बराबर नहीं है 0 के। अगर मैं किसी संख्या को, अगर 0 को किसी संख्या से भाग दूं तो 0 आता है। अगर मैं किसी संख्या को 0 से भाग दूं क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटिव का मतलब अनंत आएगा। अब देखो Q बराबर मैं 0 ले लेता तो 0 से किस P को भाग देता क्या आता, अनंत। और अनंत का मतलब अपरिभाषित, जिसका कोई पता ना लगाया जा सके। तो हम पता कैसे करेंगे कि क्या अपरिमेय है और क्या है परिमेय है। तो भाई इसलिए मैंने क्या मान लिया, Q बराबर नहीं है 0 के। इसको इक्वेशन नंबर मान लूंगा मैं फर्स्ट। अब मैं लिखता हूं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे मैं वर्ग करूंगा तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा P/Q का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे √5 का मैं स्क्वायर निकालूंगा तो भाई रूट से स्क्वायर हट जाता तो ये आ जाएगी 5 बराबर P²/Q²। अब जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1। अब मैं क्या कर लूँ दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, P² ही करना P² और ये क्या हो जाएगा 5Q²। तो P² और आ जाएगा 5Q²। तो फिर एक लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो P² है वो 5 को विभाजित कर रहा है नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे P² 5 को विभाजित करता है, तब P जो है 5 को विभाजित करेगा, है ना। डैश का मतलब क्या है, इसके नीचे 5 आएगा, को आएगा, फिर विभाजित आएगा और करेगा।
अब फिर जितनी संख्याएं जो होती हैं वो हम मान लेते हैं, जितनी रूट में संख्याएं, अगर सपोज करो यहाँ रूट 7 होती तो हम p की वैल्यू रूट 7 मानते हैं। अब 5 है तो p की वैल्यू क्या मानेंगे, तो हम मान लेंगे कि पुनः माना p बराबर 5m, जितनी वैल्यू रूट में होगी वही माननी है। 7 होगा 7 मानना है, 9 होगा 9 मानना है, 11 होगा 11 मानना है। अब देखो यहाँ पे 5 है तो मैंने क्या मान लिया 5m मान ली, p की वैल्यू क्या मान ली 5m। अब p का मान समीकरण 2 में रख दूं, इसको समीकरण 2 बना लूं, इसको समीकरण 2 बना दिया। अब मैं लिखता हूं कि p का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब दोस्तों समीकरण 2 में जैसे ही मान रखूंगा तो समीकरण 2 क्या है कि p स्क्वायर बराबर है 5q स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 है। अब p स्क्वायर की जगह क्या रख दूं 5m स्क्वायर, है ना, तो ये 5q स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा 5q स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, मैंने पलट लिया दोस्तों, पहले 5q पहले लिख लिया और 25 को मैं उधर ले गया। अब मैं q स्क्वायर को ब्रेक करता हूँ, q स्क्वायर को मैंने क्या कर लिया दोस्तों ब्रेक कर लिया और 5 से क्या कर दूंगा मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी कि भाग कर दूंगा। जैसे 5 से डिवाइड करता हूँ तो q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है 5m स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ जो लाइन लिखी थी, मैंने क्या लिखी थी लाइन कि जो 5 जो है वो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, इसी प्रकार अब ये 5 किसको विभाजित करेगा q स्क्वायर को, तो लिखूंगा कि जो है q स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, तब q 5 को विभाजित करेगा। अब इसके नीचे एक लाइन लिखनी है आपको कि जो हमारी कल्पना का विरोध करती है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं इसके नीचे लाइन लिखता हूं, जो हमारी कल्पना का विरोध करती है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन कर दिया हमने सिद्ध किस प्रकार से होगा कि मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या, अपोजिट मानेंगे, फिर क्या करेंगे उसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने के बाद लाइन ये हमने लिख दी है। फिर हम क्या कर लेंगे, जितनी रूट में संख्या होगी वही संख्या मानेंगे जितनी दे रखी है। जैसे 5 दे रखी है तो मैंने p की वैल्यू 5m मान ली। अगर ये वैल्यू 7 दे रखी होती तो 7 मानते, अगर 8 दे रखी होती तो ये वैल्यू क्या मानते 8 मान लेते, तो ये वैल्यू क्या मान लेते थे 8। तो 8 वैल्यू जैसे 8 होता तो 8 मानते, 9 होती 9, जितनी होती, जैसे मैंने 5 मानी है तो 5 आ गई, वैल्यू क्या आ गई 5, तो वैल्यू क्या आ गई देखो 5। तो मैंने क्या लिख दिया लास्ट में, आता जो हमारी कल्पना का विरोध करती है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन मैं इसको रफ करता हूँ, आपकी स्क्रीनशॉट ले लें और सभी लोग सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, अपरिमेय संख्या। अगर सिंगल संख्या आती है तो आपको तरीका क्या है, ये आप सिद्ध करके देखना कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके देखना आप होमवर्क में। और रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 13 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके देखना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है कि 3 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको मैं सॉल्यूशन कर लूंगा, वही लिखूंगा जो अपोजिट मान ही लेते हैं, मैंने आपको बताया, तो लिख लूंगा मैं माना कि 3 + 2 रूट 5, हम क्या कर रहे हैं इसको सिद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे क्योंकि सिद्ध करना है ना, कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो देखो 3 + 2 रूट 5 बराबर P/Q, और चूंकि Q बराबर नहीं है 0 के, ये लाइन तो आपको लिखनी ही है कि माना ये एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। अब Q बराबर नहीं है 0 के, फिर अगले क्या करना है आपको कि 3 को क्या करने है भाई
सेकंड साइड पहुंचा देना है। 2√5 को ब्रेक कर लें, जैसे आप 2√5 को ब्रेक करेंगे तो 3 क्या पहुंचा देंगे, उधर दूसरी साइड पहुंचा देंगे। तो मैं 3 को क्या पहुंचा दूं, दूसरी साइड पहुंचा देता हूं दोस्तों। देखो अब क्या कर लूँ मैं, 2√5 को दोस्तों क्या कर लूँ मैं, ब्रेक कर लूँ। 2 जैसे 5 को हम ब्रेक करेंगे तो P/Q, और इस 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके टेबल 1 लिख लें, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 2√5 को मैंने ब्रेक कर लिया, Q क्या ले लिया दोस्तों, एलसीएम ले लिया। अगर Q से Q में भाग दे तो कितनी बार जाएगी, एक बार, तो 1 गुणा ऊपर वाली संख्या P। अब 1 से अगर Q में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, Q बार, तो Q इंटू ऊपर वाली संख्या 3, तो ये 2√5 और ये आ जाएगा P इंटू 3Q अपॉन में Q, है ना। और √5 को ब्रेक कर लें तो P माइनस का 3Q अपॉन में Q, और ये इसके बेटे अपोजिट क्या है, देखो जिसके बेटे में कुछ नहीं होगा उसके टाइम 1 होगा, नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं कहाँ ले आया, 2 इसके नीचे ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ गया, भाग में इसके, है ना। तो अब मैं लिख सकता हूं कि P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर लास्ट में लाइन लिखेंगे, जो हमारी कल्पना का विरोध करती है, जो हमारी कल्पना का विरोध करती है, अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि P माइनस 3Q अपॉन Q को आपने 2Q को क्या परिमेय क्यों लिख लिया, तो हमने बताया था कि बे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो ये P/Q के रूप में है नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। ये P/Q के रूप में नहीं है, तो क्या ये हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको रफ कर दें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है कि देखो, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय हैं, अपरिमेय हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, 1/√2 है। देखो तो सेम तरीका है वही करने का, हमने बताया आपको। जैसे प्रूफ करेंगे तो लिखेंगे कि माना, अपोजिट मान लेते हैं कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हमने लिख लिया कि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर P/Q। और चूंकि Q बराबर नहीं है 0 के, Q क्या है, बराबर नहीं है 0, क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि इन्फिनिट हो जाएगा, हमने बताया नहीं बताया। तो आप देखो, अगर मैं √2 से गुणा और √2 से भाग कर दूं, √2 से गुणा कर दूं और √2 से भाग कर दूं, तो अगली लाइन में √2 से अंश में गुणा कर दी और √2 से ही क्या कर दी दोस्तों, भाग कर दी, तो ये आ गया P/Q। हमने एक बात बताई कि अगर दो समान रूट की गुणा करते हैं तो वो संख्या आती है 2। जैसे दो जो संख्या रूट में होगी, अगर दो समान रूट होंगे उनकी आपस में हम गुणा करेंगे तो जो संख्या रूट में होती है वही आती है, यानी कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट इंटू 2 रूट। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो √2 तो मैं ऐसे लिख लूँ, अब √2 तो ऐसे ही आ गया दोस्तों, √2, तो देखो √2 कितना हो गया, 2 हो गया, ये P/Q आ गया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, √2 को कर लूँ ब्रेक, और 2 की जब इससे गुणा करूंगा ये हो जाएगा 2P/Q। तो मैं फिर लिख सकता हूँ कि 2P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
है। फिर लास्ट में लाइन लिखनी जो हमारी कल्पना का विरोध करती है, जो हमारी कल्पना का विरोध करती है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये सिर्फ लैंग्वेज आपको याद करनी है, सिर्फ ये वाली लाइनें याद कर ली, लास्ट वाली आपको फिर कैलकुलेशन करके बाद में लिख देना है। ऐसे ये प्रूव करने का तरीका है। अगला देखेंगे, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसका ही सेकंड क्वेश्चन जो है इसको रफ कर दें। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो अगला सेकंड क्वेश्चन है कि क्या है कि अगला क्वेश्चन है 7√5। अब लिख लेंगे, देखो यहाँ ऐसे लिख लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको रफ कर दिया, देखो तो मैं लिख लूंगा 7/√5 बराबर P/Q, और चूंकि लिख लूंगा Q बराबर नहीं है 0 के। अब मैं √5 को ये ब्रेक कर लिया मैंने, और ये P/7Q हो गया, नहीं हो गया बताओ, तो P/7Q। फिर मैं ये लाइन लिख दूंगा कि P/7Q, तो लिखेंगे अतः, अब ये यहाँ पे मैं इसको रफ कर दूं, यहाँ पे लिख दूं P/7Q एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 आ गया तो यहाँ पे आप √5 कर सकते हैं। सब सवालों का तरीका क्या है, सेम है। √5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना का विरोध करती है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये संख्या चेंज कर देंगे बस, सवाल करने का तरीका सिर्फ सेम ही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6 + √2। तो मान लेंगे कि माना, यहाँ पे देखो संख्या फिर चेंज कर देंगे कि माना 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और देखो अब मैं इसको रफ कर दूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं 6/√2 बराबर P/Q लिख लूं। अब √2 को मैंने ब्रेक कर लिया, ये P/Q है, और इस 6 को पल्ली तरफ ले जाऊं तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके टाइम 1, तो √2 बराबर देखो Q ले लिया मैंने एलसीएम, तो Q से Q में भाग दूं एक बार जाएगी, तो 1 × ऊपर वाली संख्या माइनस 1 से अगर Q में भाग दूं कै बार आएगा, Q बार, तो Q × ऊपर वाली संख्या, तो √2 बराबर ये आ गई P/6Q अपॉन में Q। तो लिखेंगे कि P/6Q यानी कि P/6Q अपॉन में Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु √2, और √2 रह गया तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर लेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना का विरोध करती है। अतः 6+ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सब सवालों का जो मेथड है वो सेम ही है, सिर्फ संख्याएं चेंज है इसमें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।